हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे रिवीजन सीरीज़ में हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, उसके भी हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हो। तो दोस्तों, प्रीलिम्स अभी कुछ ही दिनों में है, तो अभी होपफुली आज या कल तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाना चाहिए। तो बेटर है लास्ट लेग के लिए एक लास्ट करंट अफेयर आप अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि सारी चीज़ें ब्रश अप हो जाएं। ठीक है दोस्तों, जो इस साल करंट अफेयर न्यूज़ में रहे थे, मैंने वही जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लगे मुझे वही लाए हैं ताकि फाइनल रिवीजन हो सके आपकी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम आपकी एजुकेशन में थोड़ा वैल्यू पुट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों, काफ़ी एफर्ट लगता है आपके लिए लेक्चर्स वगैरह बनाने में, तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा दोस्तों तो एक इंकरेजमेंट मिलती है, एक थोड़ा सा अच्छा लगता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब पक्का करो, ठीक है, और शेयर भी करो। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और वेरी फर्स्ट करंट अफेयर इज, हम पहले दोस्तों कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल एफर्ट्स दोस्तों, पहला होगा ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट ज़ीरो। ओके, तो दोस्तों ये एक ग्लोबल कॉलेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो क्लेम करते हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को डीकार्बनाइजेशन करने में कमिटेड हैं। दोस्तों, डीकार्बनाइजेशन क्या मतलब होता है? यूजुअली कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री कार्बन एमिशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उस जो कार्बन एमिशन ज़्यादा होते हैं दोस्तों, आपको पता है कार्बन इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते हैं। अब क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए डीकार्बनाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होता है दोस्तों? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन वगैरह हो गया, जो कि कार्बन एमिशन रिलीज नहीं करते। तो इस पैक्ट के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कमिटेड हैं कि वो डीकार्बनाइजेशन करेंगे अपनी इकॉनमी को। ठीक है दोस्तों, ये 2021 में लॉन्च किया गया था बाय द यूएन स्पेशल इन्वॉय क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस एंड COP26, जो कि ग्लासगो में हुई थी अलॉन्ग विद UNFCCC रेस टू ज़ीरो कैंपेन। दोस्तों, इसमें तकरीबन 550 मेंबर्स हैं। अभी दोस्तों, रेस टू ज़ीरो कैंपेन क्या है? ये बेसिकली एक UN बैक्ड ग्लोबल कैंपेन है नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए, जिसमें कि कंपनीज होगी, आपकी सिटीज़ हो गई, रीजन्स हो गए, फाइनेंशियल, एजुकेशन, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, वो सारे कमिटेड करते हैं, मेजर लेते हैं ताकि वो अपनी जो ग्लोबल एमिशन है उसको 2030 तक हाफ कर दें और एक हेल्थियर और ज़ीरो कार्बन को डिलीवर कर सकें। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली डीकार्बनाइजेशन करना, अपने उसको हाफ करना ग्लोबल एमिशन को बाय 2030 इन द रेस टू ज़ीरो कैंपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स। अभी अगर क्वेश्चन आएगा आपको अभी रिसेंटली किसने कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूरोपियन यूनियन। ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने एक कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया है, जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहते हैं, कि उसके ऊपर दोस्तों जो गुड्स वो इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। दोस्तों, ये एक कार्बन बॉर्डर टैक्स है जो कि यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था 2021 में, और दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 से लगना चालू हो जाएगा। ये क्या होता है? बेसिकली कार्बन दोस्तों एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है जिसमें कि कार्बन एमिशन हो। दोस्तों, जैसे कि इन्होंने किया है ना आयरन, स्टील, सीमेंट वगैरह, दोस्तों जब ये बनते हैं फैक्ट्रीज में बनते हैं तो कितनी कार्बन एमिशन ये छोड़ते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कार्बन छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में। तो इस टैक्स के अंदर जब ये चीज़ें अपनी इंपोर्ट करेंगे तो इस पर कार्बन इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाएगी, ताकि जितना इन्होंने कार्बन छेड़ा मतलब रिलीज़ किया है उसकी कंपनसेशन भी इन पर लग सके। ठीक है, ये मतलब होता है कार्बन बॉर्डर टैक्स का, एंड इट हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। दिस इज पॉइंट टू रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, वाटर अडेप्टेशन एंड रिसिलियंस एक्शन प्लान। दोस्तों, 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई थी? शर्म अल शेख में, जो कि इजिप्ट में है। ठीक है, इसने लॉन्च किया था वाटर अडेप्टेशन एंड रिसिलियंस एक्शन प्लान, जिसको पहले एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन ऑन रिसिलियंस यानी कि अवेयर भी कहा करते थे। कहाँ फोकस कहाँ पे दोस्तों? इन अफ्रीका फर्स्ट फोकस, गिविंग होप टू ड्रॉट रेविज पॉपुलेशन स्पेशली इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ताकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज आती हैं, जैसे कि यमन हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, वहाँ पे इथोपिया हो गया, हाँ, तो वहाँ पे ये करना है। पर्पस क्या होगा इसका दोस्तों? ताकि ड्रॉट प्रोन जो एरिया है उसको सेव करने का, यानी कि वाटर की कंजर्वेशन रहे। ठीक है दोस्तों कोलैबोरेशन है ये अफ्रीकन यूनियन का, वाटर एंड क्लाइमेट कोalition लीडर्स का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का और अफ्रीकन मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन वाटर का। ठीक है दोस्तों, इसके 3 प्रायोरिटीज़ हैं। पहला है वाटर लॉसेस को कम करना वर्ल्ड वाइड में और वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करना। दूसरा आ जाएगा दोस्तों
पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना फॉर कोऑपरेटिव वाटर रिलेटेड एडेप्टेशन एक्शन एंड कॉपरेशन, यानी कि वाटर को कंजर्वेशन करने में कॉपरेशन करना। और तीसरा आ जाएगा दोस्तों इंटरलिंकेजेस बनाना बिटवीन द वाटर एंड द क्लाइमेट एक्शन। ठीक है जी, चलिए ये याद ध्यान रखना आप, क्योंकि दोस्तों सब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था एक अलायंस के रिलेटेड ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों अगला आ गया मैनग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट। दोस्तों 27 सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कहाँ हुई थी दोस्तों, इजिप्ट में। इन्होंने मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया था, जिसमें कि इंडिया भी एक पार्टनर है। ठीक है, नवंबर 8 2022 में हुई थी, जिसमें इंडिया भी एक पार्टनर आया था। मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट दोस्तों एक इनिशिएटिव है विच इज़ लेड बाय द यूएई और इंडोनेशिया ने स्टार्ट किया था। और इसमें बाकी कंट्रीज़ कौन से आ गए, इंडिया आ गया, श्रीलंका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान आ गया, स्पेन आ गया। दोस्तों पर्पस क्या है इसका, एजुकेट करना और अवेयरनेस स्प्रेड करना वर्ल्ड वाइड में ऑन द रोल ऑफ द मैनग्रोव्स का क्या रोल है इन कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स सोल्यूशन फॉर द क्लाइमेट चेंज। दोस्तों मैनग्रोव आपको पता होगा ये जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है ना, जहाँ पे मतलब समंदर और लैंड मिलती है, तो ये इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है। काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होती हैं दोस्तों, कि सोल्ट इसका मतलब साल्ट वाले रूट होते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, टॉक्सिसिटी नहीं होती है, कोई भी सुनामी हो या इरोजन वगैरह हो ये उसको प्रिवेंट करने में होता है, और काफ़ी सारे एनिमल्स का हैबिटेट भी होता है मैनग्रोव। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट दोस्तों लीड IT समिट। दोस्तों इसके अंडर क्या है, इट गैदर्स कंट्रीज एंड कंपनीज दैट आर कमिटेड टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट। दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारा रिडक्शन है ना कि 2050 तक कम से कम 1.5 डिग्री लिमिट करना टेम्परेचर को फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, वो पेरिस एग्रीमेंट था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कंट्रीज और कंपनीज जिन्होंने एग्रीमेंट किया था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, ये उनको एक्शन करने में कमिट करता है। ठीक है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और भारत ने और स्वीडन ने इसको लॉन्च किया गया था यूएन एक्शन क्लाइमेट एक्शन समिट इन सितंबर 2019, और इसको सपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों ये जिसके मेंबर होते हैं ये सब्सक्राइब करते हैं इस नोशन को, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री कैन एंड मस्ट प्रोग्रेस ऑन लो कार्बन पाथवेज एमिंग टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोग्रेस करना चाहिए लो कार्बन पाथवेज पे, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी चाहिए कि कार्बन एमिशन का कम हो, पर्पस क्या हो, ताकि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों वन हेल्थ जॉइंट एक्शन प्लान फ्रॉम 2022 टू 2026। दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की FAO, UNEP, WHO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने इन्होंने सब ने लॉन्च किया है वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन टू के क्यों दोस्तों, ताकि ये एड्रेस कर सकें हेल्थ थ्रेट्स टू ह्यूमन प्लैनेट एंड द इन्वायरमेंट। दोस्तों वन हेल्थ बेसिकली एक अप्रोच होती है, ताकि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होता है ऑफ द मल्टीपल डिसिप्लिन्स वर्किंग लोकली, नेशनली एंड ग्लोबली टू अटेन ऑप्टिमल हेल्थ फॉर द पीपल। ठीक है दोस्तों, पीपल, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों ये जो इस हेल्थ के इस मतलब कंसेप्ट के अंदर क्या है कि जो हमारी प्लैनेट है ना, अर्थ है, इट नॉट सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं है, इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, हमारा इन्वायरमेंट भी आते हैं। तो इसीलिए इनमें से किसी की भी अगर एक हेल्थ ख़राब होगी तो जो रिप्रकशंस होंगे वो बाकी सबको फेस करने पड़ेंगे। इसलिए इस अप्रोच के अंदर हम ये मानते हैं कि हमारी हेल्थ, इन्वायरमेंट की हेल्थ और एनिमल की हेल्थ एक तरीके से जुड़ी हुई है, इसलिए हमको सबकी हेल्थ को अचीव करना पड़ेगा। तो इसलिए वन हेल्थ का कंसेप्ट दिया गया था, ताकि वी ऑल आर सेम, वी हैव टू प्रिजर्व ईच एंड एवरी वंस हेल्थ। ठीक है, ताकि एक सिंप्लिसिटी की सिमेट्री बनती रहे, कि सिंक्रोनस चलते रहे हम नेचर के साथ। ठीक है, वन हेल्थ के अकॉर्डिंग इसमें तीनों की है, यानी कि एनिमल्स हो गए, पीपल हो गए और हमारे इन्वायरमेंट, तीनों की हेल्थ को मेनटेन करने का उद्देश्य है। चलिए दोस्तों आगे आ गया मिशन फॉर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मिशन लाइफ। दोस्तों इसको PM ने लॉन्च किया था COP26 ग्लासगो 2021 में। इसको इम्प्लीमेंट करेगी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, लेकिन इसको पायलट कौन करेगा, नीति आयोग। दोस्तों इसका पहला जो फेस है वो 2027 से 28 तक मतलब रन करेगा। दोस्तों एम क्या है इसका, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को इनक्रेज करना, ताकि कि वो ऐसा लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करें जो कि हमारे नेचर के साथ सिंक्रोनस में है और उसको हार्म ना हो, मतलब इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। चाहे हम डिमांड चेंज करें, जैसे कि हम नो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का अवॉइड करेंगे, चेंज इन सप्लाई, जैसे कि इंडस्ट्री से ग्रीन प्रोडक्शन से चलेंगी, मतलब इंडस्ट्री को हम इंकरेज करेंगे ताकि वो ग्रीन प्रोडक्शन करें, यानी कि कार्बन कम कमिट करें, और हम उनके रेलिवेंट चेंज इन पॉलिसी बनाएंगे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड पॉलिसी। ठीक है, मेन स्ट्रीम करना है इनको, ताकि अगर हम इंडस्ट्री में अगर कुछ भी करें तो बायोडाइवर्सिटी का भी सोचें। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है इसके,
कम से कम 1 बिलियन इंडियंस और दूसरे ग्लोबल सिटीजन को मोबिलाइज करना ताकि वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ले सकें फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट इन द पीरियड 2022 टू 2027। दोस्तों विद इन इंडिया कम से कम 80% जो विलेज होंगे और अर्बन लोकल बॉडीज़ होंगे उनका एम है ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सकें बाय 2028 तक। कितने दोस्तों? 80% विलेज और अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। आगे आगे हमारे दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। दोस्तों 2 हमारी इंडियन बीचेस हैं जो कि लक्षद्वीप में हैं, एक मिनी कॉय थुंडी बीच यानी कि थुंडी बीच और एक कदामत बीच, दोनों ही दोस्तों लक्षद्वीप में है। ठीक है, इनको एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अब भारत में टोटल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हो गई हैं। दोस्तों ये जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है ये फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन देता है, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ? कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क में। पर्पस क्या है दोस्तों इसका? ताकि एक ऐसा वर्क कर सके ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीव कर सके जो कि यूएन ने सेट किए थे। ठीक है जी, चलिए आगे दोस्तों ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ द फॉसिल फ्यूल। दोस्तों क्लाइमेट कैंपेनर ने हैव लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट रजिस्ट्री ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व प्रोडक्शन एंड एमिशंस। द ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज द फर्स्ट लार्ज स्केल पब्लिक डाटाबेस टू ट्रैक व्हाट इज येट टू बी बर्न, यानी कि हमारे पास टोटल कितना फ्यूल रहता है, कितना फॉसिल फ्यूल रहता है, ये रजिस्ट्री उसको मैंशन करती है। ठीक है, तो उसके लिए है ये ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ द फॉसिल फ्यूल। चलिए नेक्स्ट दोस्तों ग्रीन बॉन्ड्स। दोस्तों अभी रिसेंटली आरबीआई ने पहली बार 8,000 करोड़ के सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे। दोस्तों ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये कोई भी सॉवरन एंटिटी इशू कर सकती है, कोई भी इंटर गवर्नमेंट ग्रुप हो गया, अलायंसेस हो गया। एम क्या है इसका? जो यहाँ से जो पैसे इकट्ठे होंगे यानी कि जो 8,000 करोड़ इकट्ठा हुआ है, इनका प्रोसीड कहाँ पे जाएंगे? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी सपोज अगर किसी जगह कोई सोलर पैनल का प्रोजेक्ट लग रहा है, ये जो पैसा इकट्ठा होगा दोस्तों ये उस फंडिंग में जाएगा ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल चीज़ें बना सकें। ठीक है दोस्तों, जो गवर्नमेंट होती है इसके जो प्रोसीड होती है सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के, वो फाइनेंस या रीफाइनेंस करने के लिए यूज़ होती है एक्सपेंडिचर को फॉर वेरियस ग्रीन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीन बॉन्ड्स याद रखना अब फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती हैं ग्रीन बॉन्ड्स। चलिए दोस्तों ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं? ये वो जॉब्स होती हैं जिनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारे प्लैनेट और हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक है, जैसे कि जॉब्स दोस्तों अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, इंश्योरिंग एनर्जी एफिशिएंट मीन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर द सेम, यानी कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, जो इनमें जॉब्स होंगे उसको ग्रीन जॉब्स कहा जाता है क्योंकि एक नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट और हमारे प्लैनेट पे। ठीक है, ग्रीन जॉब्स। चलिए नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोटेक्ट ऑफ 1972। दोस्तों ये एक्ट है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट स्पीशीज ताकि इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी मेंटेन रहे। दोस्तों जो सेंट्रल जू अथॉरिटी बनी है ना, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंदर बनी हुई है। और दोस्तों नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये जो भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ना, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना था। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसी, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर 1972 के अंदर ही बनी हुई है। ठीक है दोस्तों ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ताकि ये लॉज फ्रेम कर सको फॉर टूरिस्ट एंटरिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज, सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स। ठीक है जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चलिए नेक्स्ट आगे दोस्तों नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम दोस्तों 2019 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, इसने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? टू प्रिपेयर क्लीन एयर एक्शन प्लान्स। दोस्तों गोल क्या है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का? 20 से 30% PM 2.5 और PM 10 की कंसंट्रेशन कम करनी है 2025 तक बाय 2000 बेस कौन सा लेना है 2017। ठीक है, 2017 को बेस लेके PM 2.5 और PM 10 की कंसंट्रेशन कम करनी है कितनी? 20 से 30% तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों आगे आ गया इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग यानी कि WEAT। दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंप्लीमेंट करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों इसका? इन्वायरमेंट अवेयरनेस को प्रमोट करना और स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करना इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के डिसीजन में। ठीक है जी, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में उनको मोबिलाइज करना और उनको पार्टिसिपेशन करना। इसमें दोस्तों ग्रांट्स दी जाती हैं किसके लिए? फॉर 2 पर्पसेस। पहला नेशनल ग्रीन क्रॉप्स प्रोग्राम और दूसरा आगे नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम NNCP। ठीक है जी, चलिए दोस्तों
दोस्तों आगे आगे आ गया हरित आयकर इनिशिएटिव। दोस्तों इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इनकम टैक्स की जो बिल्डिंग्स होती है ना, या उसके जो उसके वहाँ पे उसके आसपास के एरिया में ग्रीन कवर बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, बाय प्लांटिंग ट्रीज और माइक्रो फॉरेस्ट क्रिएट करके उसके आगे पीछे ग्रीनरी को बढ़ाना अंडर द हाइकर आयकर इनिशिएटिव एंड इट वाज लॉन्च बाय द CBDT। ठीक है जी। तो पहला ऐसा माइक्रो फॉरेस्ट दोस्तों अटारी बॉर्डर में इनागोरेट किया गया है पंजाब में। ठीक है, अटारी बॉर्डर पंजाब में इनागोरेट किया गया है पहला ऐसा। दोस्तों नीलगिरी ताहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट टू कंजर्व नीलगिरी ताहर दोस्तों, जो कि स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। ठीक है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा 2022 से 2027 तक। नीलगिरी ताहर है ना, ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, विच इज़ एक्सक्लूसिवली फाउंड इन दैट प्लेस ओनली। सो नीलगिरी ताहर इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ओनली बिकॉज इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। दोस्तों इसको वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड है। शेड्यूल 1 के अंदर जो एनिमल होते हैं इनका हंटिंग बिल्कुल ही मतलब प्रोहिबिशन होता है। अगर आप इनको हंट करोगे दोस्तों तो आप सीधा जेल में जाओगे। इनके लिए मतलब लॉस होते हैं। अगर कोई हंटिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो गए या कोई इनका ट्रेड वगैरह करेगा तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होती हैं। इवन आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है जो शेड्यूल 1 में एनिमल होते हैं। तो नीलगिरी ताहर शेड्यूल 1 में है। और IUCN स्टेटस क्या है दोस्तों इसका, इंडेंजर्ड, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व को कि वो इंडिया का 31st एलिफेंट रिजर्व होगा। कहाँ पे अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व दोस्तों, इट इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है जी, ये स्टेट का 5th एलिफेंट रिजर्व है। 4 ऑलरेडी हैं, 5th ये वाला होगा अगस्त्यमलाई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और दोस्तों आगे 1 हॉर्न राइनोसोरस दोस्तों, इसको इंडियन राइनो भी कहते हैं क्योंकि इन पर 1 हॉर्न है ना, तो इसलिए इनको इंडियन राइनो कहा क्योंकि ये यहीं पे पाए जाते हैं। लार्जेस्ट राइनो स्पीशीज है। IUCN स्टेटस क्या है दोस्तों इनका, वल्नरेबल। ये भी शेड्यूल 1 के अंदर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। और जो साइट्स हो गया अपेंडिक्स 1 के अंदर आते हैं। दोस्तों साइट्स क्या हो गया, इट इज़ कन्वेंशन फॉर द ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। यानी कि अगर कोई भी एनिमल अगर अपेंडिक्स 1 में आता है ना साइट्स के, तो उसका ट्रेड वगैरह कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, पूरे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होती है, एफर्ट्स होते हैं ताकि उनको मतलब कोई हंटिंग वगैरह ना हो सके, ट्रेड वगैरह ना हो सके इनका इंडेंजर्ड एनिमल में। ठीक है, अपेंडिक्स 1 में जो होते हैं। चलिए नेक्स्ट। लाइन दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। दोस्तों एक सेकंड लार्जेस्ट कैट्स हैं टाइगर्स के बाद, ये ग्रुप्स में रहते हैं जिसको कि प्राइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइन है एक एपेक्स और कीस्टोन प्रेडेटर है। दोस्तों इसका IUCN स्टेटस क्या है, एशियाटिक लाइन है ना, जो दोस्तों जो सिर्फ गिर फॉरेस्ट में मिलता है, हमारे गुजरात में गिर फॉरेस्ट में मिलता है एशियाटिक लाइन, उसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। और जो लाइन अफ्रीका में मिलते हैं उनका है वल्नरेबल। ठीक है, इंडेंजर्ड इज मोर क्रिटिकल, यानी कि यहाँ पे कम होते हैं, वल्नरेबल है मतलब थ्रेट तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इंडेंजर्ड थोड़ा ज़्यादा थ्रेट होता है। ठीक है, भारत में दोस्तों सिर्फ गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं गुजरात में। और दोस्तों ये हो गया। और दोस्तों जो याद रखना कुछ मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, ये भी मैंने डाल दी यहाँ पे। दोस्तों तल छपर ब्लैक बक सेंचुरी याद रखना, तल छपर ब्लैक बक सेंचुरी राजस्थान में कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, राजस्थान में है तल छपर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, केरला में। ये जो पार्क है ये नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। और बायोस्फीयर जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके कोर एरिया में लोकेटेड है। विच वन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट। नामदाफन नेशनल पार्क दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। स्नो लेपर्ड है ना दोस्तों, वो माउंटेन रेंज में पाया जाता है सेंट्रल और साउथ एशिया की, रेंजिंग फ्रॉम ईस्ट अफगानिस्तान, हिमालयस, तिब्बतन प्लेटूज, साउदर्न साइबेरिया, मंगोलिया एंड वेस्ट चाइना। हिमालयन रेंजेस में मिलता है स्नो लेपर्ड। ठीक है दोस्तों, IUCN स्टेटस क्या है स्नो लेपर्ड का, वल्नरेबल। अर्लियर इट वाज इंडेंजर्ड बट नाउ इट हैज़ बिकम वल्नरेबल। ठीक है दोस्तों, स्नो लेपर्ड को हमें गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है ना ये बिल्कुल स्नोई रॉकी माउंटेन्स इन्वायरमेंट के साथ दोस्तों ब्लेंड हो जाती है, यानी कि इनका कैमोफ्लेज बहुत अच्छा बनता है। कैमोफ्लेज अगर आपने वर्ड सुना होगा, इसका ये मतलब होता है कि अगर आपकी स्किन ऐसी है कि आपको कोई पहचान नहीं पा रहा है, कि मतलब क्योंकि आप इन्वायरमेंट के साथ इतने ईजिली ढल चुके हो। ठीक है जी, तो स्नो लेपर्ड को इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो स्किन है इट ब्लेंड वेरी गुड विद स्नो रॉकी इन्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों सदर्न दिल्ली रिज में है, अरावली हिल के पास। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, जो कि देश का 53rd टाइगर रिजर्व बना है। रानीपुर टाइगर रिजर्व इट इज़ इन UP। और दोस्तों स्लेंडर लोरी सेंचुरी नोटिफाई की गई है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु ने बनाई है स्लेंडर लोरस सेंचुरी।
तो स्लेंडर लोरिस के बारे में, ये नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं। नॉक्टर्नल मैमल्स वो होते हैं जो कि सिर्फ रात को एक्टिव होते हैं, वो दिन में सोते हैं, रात को एक्टिव होते हैं, जैसे हमारे ओल हो गए, बैट हो गए, ठीक है, ये नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं। और स्लेंडर लोरिस अर्बोरियल होते हैं, यानी कि वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम है वो ट्रीज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक बायोलॉजिकल प्रेडेटर एक्ट करते हैं पेस्ट के एग्रीकल्चर क्रॉप में, यानी कि पेस्ट वगैरह कोई लगता है ना, उनको खा जाते हैं, तो जिसकी वजह से फार्मर्स को बेनिफिट होता है। नेटिव है कहाँ के दोस्तों, इंडिया श्रीलंका में पाए जाते हैं, ठीक है। स्लेंडर लोरिस आईयूसीएन स्टेटस क्या है दोस्तों इनका, इंडेंजर्ड है। साइट्स में क्या है इनका, अपेंडिक्स 2 के अंदर आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में अंदर आते हैं, यानी कि इनकी हंटिंग कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। जो साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है, यानी कि इनका ट्रेड वगैरह हो सकता है बट वेरी लिमिटेड, ठीक है। चलिए दोस्तों, सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल, याद रखना, सिंगालीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। रेड पांडा के बारे में पढ़ते हैं कोई दोस्तों, ये पहले शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है 1972। सिक्किम का स्टेट एनिमल है रेड पांडा, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका, इंडेंजर्ड। दोस्तों चीता भारत में 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। अभी के टाइम पे सिर्फ ईरान में ही एशियाटिक चीता की पॉपुलेशन है, ठीक है। अभी भारत ने दोस्तों चीता रिलोकेट किए थे नामीबिया से भारत में, पहली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वेयर लार्ज कार्निवोर वाज रिलोकेटेड फ्रॉम द फर्स्ट वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, यानी कि पहली बार हुआ था कि चीता रिलोकेट हुआ था किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है दोस्तों। चीता जो है फास्टेस्ट लैंड एनिमल है वर्ल्ड में। गैंगेटिक डॉल्फिन दोस्तों शेड्यूल 1 के अंदर आती है ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और साइट्स का जो कन्वेंशन है ना, इसके अंदर भी अपेंडिक्स 1 में आती हैं, और जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर अपेंडिक्स 2 में आती हैं। आईयूसीएन स्टेटस क्या है दोस्तों इनका, इंडेंजर्ड, ठीक है। सिर्फ फ्रेश वाटर में ही मतलब रहती हैं, ब्लाइंड होती हैं दोस्तों, ब्लाइंड होती हैं, और ये अपना प्रे कैसे कैच करती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स छोड़ के, ठीक है। वेव्स छोड़ती हैं, जब वेव प्रे मतलब किसी को खाना होता है अपने मुंह से वेव छोड़ेंगे, जब वो वेव टकरा के इसके बाद वापस आएंगी तो इसको प्रे के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, एक मिनट दोस्तों, कहाँ मिलते हैं ये, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये इंडिया का नेशनल इक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन। हमारा नेशनल इक्वेटिक एनिमल कौन सा है, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों इनका हैबिटेट हमने पढ़ लिया, दे लिव इन गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना और कर्णपुली सुंगो रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडियन बांग्लादेश में रहती हैं। दोस्तों ये जब चलती है ना तो एक साउंड करती हैं, सुसु, SU सुसु की एक साउंड वगैरह करके चलती हैं, तो ये ध्यान रखना, अगर कोई पूछेगा ये SU वर्ड किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड विद गैंगेटिक डॉल्फिन, क्योंकि जब भी ये मूव करती हैं तो ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं सुसु की, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, एक रिलायबल इंडिकेटर है ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंटायर रिवर इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए दोस्तों, सांख्य सागर वेटलैंड MP में है, जो कि रामसर साइट है, याद रखना आपको, ठीक है। सांख्य सागर वेटलैंड इज इन MP एंड इट इज रामसर साइट। भोज वेटलैंड क्या है दोस्तों, एक मैनमेड वेटलैंड है जो कि अगेन MP में है। हैदरपुर वेटलैंड दोस्तों UP में है, ये एक पार्ट है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है दोस्तों। कारिकिली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, कारिकिली बर्ड सेंचुरी दोस्तों ये तमिलनाडु में है, कारिकिली बर्ड सेंचुरी। दोस्तों पिचावरम मैंग्रोव कहाँ पे है दोस्तों, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, पिचावरम फॉरेस्ट इन तमिलनाडु। और दोस्तों पाला वेटलैंड कहाँ पे है, मिजोरम में। मिजोरम में इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन द मिजोरम, ठीक है, पाला वेटलैंड। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोस्तों एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सितंबर 1974 में बनी थी अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है दोस्तों। इसके पास पावर है एंड फंक्शन दिए जाते हैं इसको अंडर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1981। दोस्तों इट सर्व्स एज ए फील्ड फॉर्मेशन, आल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फंक्शन क्या है दोस्तों इसका, क्लीनलीनेस को प्रमोट करना, किसकी क्लीनलीनेस को, स्ट्रीम्स हो गए, वेल्स हो गए इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द वाटर पोल्यूशन, ठीक है। एयर और वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और प्रिवेंट करना एयर पोल्यूशन इन द इंटायर कंट्री, दैट इज द वर्क ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स को IUCN के रेड लिस्ट में डाला गया, देख लेते हैं कौन से है। पहला आ गया मेजिटोट्रोफिस पेलिटिया, दोस्तों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है जिसको पटवा भी कहा जाता है, और ये एंडेमिक है उत्तराखंड का। दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी रिच होते हैं और एसेंशियल सॉइल में यूज़ होते हैं, ठीक है। सेकंड वाला आ गया फ्रिटिलोरा किरोसा, दोस्तों ये वल्नरेबल है इनका IUCN स्टेटस।
चाइना में यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स, निमोनिया एंड कफ सप्रेशन। ठीक है दोस्तों। तीसरा आ गया डैक्टिलोरोजिया हेटगेरिया, दोस्तों इंडेंजर्ड है, एक पेरेनियल है ट्यूबरस स्पीशीज एंडेमिक टू द हिंदू कुश एंड हिमालयन रेंज टू क्योर डिसेंट्री, क्रॉनिक फीवर, स्टोमक एक। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज वो पढ़ लेते हैं। एबेलोन शेलफिश दोस्तों इंडेंजर्ड है, डोगोंग वल्नरेबल है, और पिलर कोरल दोस्तों, पिलर कोरल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पिलर कोरल। लोकटक लेक दोस्तों मणिपुर में है, इस लेक में फुमडिस होती हैं। फुमडिस क्या होती हैं दोस्तों? एक फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मास होता है। ठीक है, कैबुल लैमजुन नेशनल पार्क भी यहीं पे है दोस्तों, और यहाँ पे इस पार्क में क्या मिलता है दोस्तों? संगाई डियर, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। ठीक है, संगाई डियर, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। कहाँ मिलता है दोस्तों? मणिपुर में, लोकटक लेक में, कैबुलम जो नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, ये जो लेक है ये रामसर साइड भी है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी आती है। याद रखना दोस्तों, बनिंग ग्रासलैंड है, ये गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल रिस्टोर 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ बनिंग ग्रासलैंड, और ये कहाँ पे बनिंग ग्रासलैंड? गुजरात में। ठीक है, और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। ये न्यूज़ में है इसलिए दोस्तों मैं सिर्फ वन वर्ड में बता रहा हूँ, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन गुजरात। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट दोस्तों आगे है बायोफ्यूल्स। दोस्तों बायोफ्यूल्स लिक्विड या गैसियस फ्यूल्स होते हैं जो कि बायोमास से प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो है हमारा डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस भी कर सकते हैं या उनके साथ कोलैबोरेशन में भी जुड़ सकते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड अदर एप्लीकेशन। का एडवांटेज क्या होता है दोस्तों? ये पोल्यूशन बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एफर्ट है फॉर द कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन एंड डिकार्बोनेशन वो अचीव हो सकता है बायोफ्यूल्स के। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो क्रॉप्स होती हैं वो बायोफ्यूल्स को, जो बायोफ्यूल्स बनाने में जो क्रॉप होती हैं वो यूजुअली शुगर में हाई होती हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, शुगर बीट हो गया, स्टार्च होता है उनमें, मेज़ हो गया, टोपिको होगा, या ऑयल्स होते हैं जैसे सोयाबीन, रेपसीड, कोकोनट, सनफ्लावर वगैरह हो गए। ठीक है दोस्तों, बायोफ्यूल्स की दो कैटेगरी आ गई, प्राइमरी बायोफ्यूल, सेकेंडरी बायोफ्यूल। प्राइमरी बायोफ्यूल जो हमारे कन्वेंशनल बायोफ्यूल हैं, जैसे कि जो प्रोड्यूस हो जैसे फायरवुड, प्लांट्स, वुड चिप्स, फॉरेस्ट, एनिमल वेस्ट, लैंडफिल, क्रॉप रेसिड्यू, ये हो गए। फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल होते हैं ना दोस्तों, ये हमारी जो कन्वेंशनल क्रॉप्स होती हैं जो कि हम खाते हैं उनसे बनते हैं और उनके वेस्ट से बनते हैं, जैसे कि वीट हम खाते हैं, बादले हो गया, कॉर्न, पोटैटो, शुगर केन, बीट, ऑयल सीड, सोयाबीन हो गए, एनिमल फैट यूज, कुकिंग ऑयल, ये सारे वो हो गए। ठीक है दोस्तों। जो सेकंड जनरेशन के जो बायोफ्यूल बनते हैं ये उस क्रॉप से बनते हैं जो कि हम खाते नहीं हैं, जो कि एडिबल नहीं होती, जैसे कि कसावा, जट्रोफा, मैस्कैंथस, स्ट्रॉ, ग्रास, वुड। ठीक है। तीसरी जनरेशन दोस्तों जो बायोफ्यूल हैं वो किससे बनते हैं? वो माइक्रो एल्गी और माइक्रोब से बनते हैं। और जो फोर्थ जनरेशन के जो बायोफ्यूल हैं वो बनते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो एल्गी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारे कंट्री में ताकि बायोफ्यूल्स को प्रमोट किया जा सके। उनमें से पहली आ गई नेशनल पॉलिसी इन द बायोफ्यूल 2018। दोस्तों इसका एम क्या है? कंट्री वाइड ब्लेंड करना 20% इथेनॉल और 5% बायोडीजल बाय 2030 में। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब इसमें रिसेंट अमेंडमेंट हुई है तो अभी गवर्नमेंट ने इसका टारगेट किए रखा है कि हम 20% इथेनॉल अचीव करेंगे बाय 2025, नॉट बाय 2030। ठीक है जी, 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है बाय 2025, नॉट की 2030। नेक्स्ट प्रोग्राम आ गया हमारा दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन, यानी कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। इसका 2019 में लॉन्च किया गया था। क्यों? ताकि एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सके फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2G इथेनॉल सेक्टर। तीसरा आ गया दोस्तों गोबर, यानी कि गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, गोबर धन स्कीम। दोस्तों इसका फोकस क्या था? जो फार्म एनिमल डंग हो गया और सॉलिड वेस्ट हो गया उसको यूज़फुल कंपोस्ट, बायोगैस या बायो CNG में कन्वर्ट करना ताकि विलेज वो हमारी क्लीन रहें और रूरल हाउस होल्ड इनकम भी इंक्रीज हो सके। ठीक है जी। आगे आ गया रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, यानी कि रुको। इसका एम क्या है दोस्तों? एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करना जो कि अलो करे जो हम ऑयल ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं उसको कलेक्ट करना और उसको कन्वर्ट करना बायोडीजल में। ठीक है, जो कुकिंग ऑयल है उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट दोस्तों मोढेरा जो है वो गुजरात में वो हमारे देश का पहला सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर किया गया है। पहला सोलर पावर विलेज कौन सा है दोस्तों? मोढेरा आपको पता है सन टेम्पल में भी मोढेरा में है। सन टेम्पल को दोस्तों 1026 या 27 में बनाया गया था भीमवन में चालुक्य डायनेस्टी ने। ठीक है दोस्तों। अभी आ गया सोलर फैसिलिटी। दोस्तों ये जो इन
सोलर, ताकि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडिया एंड द फ्रांस, उन्होंने अपनी जनरल असेंबली में अप्रूव किया सोलर फैसिलिटी को। ये एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म है जो कि स्टिमुलेट करेगा इन्वेस्टमेंट इनटू सोलर प्रोजेक्ट थ्रू टू फाइनेंशियल कंपोनेंट। दो फंडिंग कंपोनेंट्स को दिए जाएंगे, पहला होगा इस सोलर पेमेंट गारंटी फंड और दूसरा होगा सोलर इंश्योरेंस फंड। इसके थ्रू दोस्तों सोलर फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ किए जाएंगे, इनके सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, द थ्रस्ट ऑफ द फैसिलिटी इज टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल टू फ्लो इनटू अनरिजर्व्ड मार्केट्स इन द अफ्रीका। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों आगे आ गया परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स यानी कि पीओपीज। दोस्तों ये वो केमिकल होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में इंटैक्ट रहते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड, और जो दोस्तों जो कि जोग्राफिकली बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि अगर आपने यहाँ पे पीओपी को रिलीज़ किया इन्वायरमेंट तो यहाँ पे नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा, हमारे फैटी टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ह्यूमन बींग्स को काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड लाइफ को टॉक्सिक होते हैं पीओपी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई लोग इनसे पीओपी से एक्सपोजर होते हैं तो उनको कैंसर हो सकता है, डैमेज टू सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो सकता है, डिजीज़ ऑफ इम्यून सिस्टम हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, और वो नॉर्मल इन्फेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट की ग्रोथ में इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि इंडिया ने रेटिफाई किया था 2006 में, ये ग्लोबल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये कन्वेंशन 2004 में इम्प्लीमेंटेशन में आई थी और ये कुछ रूल्स वगैरह बताती है जो कि गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि वो पीओपीज़ को रिड्यूस कर सकें, पूरे तरीके से एलिमिनेट कर सकें इन्वायरमेंट से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, फाइटो रेमेडिएशन एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे आप प्लांट्स हो गए, माइक्रो एल्गे हो गए, सीवीड हो गए, उनको यूज़ करके जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं हमारी सॉइल में, जैसे कि सिल्वर हो गए, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, मर्करी, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल, लेड एक्सेट्रा, इन सबको आप ख़त्म कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? बाय द यूज़ ऑफ द प्लांट्स, माइक्रो एल्गे एंड सीविड्स। रिमेंबर दोस्तों, सारे आप ख़त्म नहीं कर सकते मेटल्स, लेकिन यही जो यहाँ पे मेंशन है यही मतलब आप एलिमिनेट कर सकते हो बाय यूजिंग फाइटो रेमेडिएशन। ठीक है जी। आगे दोस्तों, माइक्रो प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनका साइज़ 5 मिलीमीटर से कम होता है, 5 मिलीमीटर से लेंथ से जो कम होते हैं वो उनको माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे आ गया मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, इसको मार्स कहा जाता है। दोस्तों ये लॉन्च किया गया था COP27 ऑफ द UNFCCC ऑन क्लाइमेट चेंज, शर्म अल शेख, इजिप्ट। दोस्तों अभी जो COP27 हुई थी ना इजिप्ट में, वहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। दोस्तों ये क्या है कि ग्लोबल एफर्ट है टू स्लो क्लाइमेट चेंज बाय टैकलिंग ग्लोबल वार्मिंग गैस। किसकी बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों? मीथेन की, CH4। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग गैस मीथेन है तो उसके बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों द डाटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म वाज सेट अप बाय द UNEP इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी स्ट्रेटजी टू गेट पॉलिसी रेलिवेंट डाटा इनटू राइट हैंड्स फॉर द एमिशन मिटिगेशन। ठीक है दोस्तों द सिस्टम विल फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल ग्लोबल सिस्टम टू कनेक्ट मीथेन डिटेक्शन टू नोटिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ साहेल रीजन। दोस्तों एक इनिशिएटिव है ताकि जो अफ्रीका का एरेबल लैंड है ना, उस वहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी वगैरह लाई जा सके। कैसे? एफॉरेस्टेशन। ठीक है दोस्तों, ये इनिशिएटिव है टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड इन साहिल द रीजन बॉर्डरिंग अफ्रीका सहारा डेजर्ट। ऑर्गेनाइजेशन कौन से इन्वॉल्व हैं दोस्तों इसमें? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वर्ल्ड बैंक और UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, UNFCCC। दोस्तों UNEP ने डिक्लेयर किया है कि इट इज़ वन ऑफ द पायनियरिंग इनिशिएटिव डेट आर रिस्टोरिंग द नेचुरल वर्ल्ड। अफ्रीका के दोस्तों जो 11 नेशन है ना, वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि एग्रो फॉरेस्ट्री और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है जी, ग्रेट वॉल ऑफ साहिल रीजन याद रखना। ग्रीन वॉशिंग दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कंपनीज बोलती हैं कि उन्होंने कोई भी अगर एक प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने यानी कि ग्रीन क्लाइमेट को ध्यान के रखे बनाया हो, यानी कि उसमें जो प्रोडक्शन वगैरह यूज़ हुई है उसमें कार्बन एमिशंस का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा नहीं होता है। तो इस कंसेप्ट को ग्रीन वॉशिंग कहा जाते हैं, जहाँ की कंपनीज जो हैं वो झूठ बोलती हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है डैट इज़ मेड फ्रॉम द ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ठीक है दोस्तों, याद ध्यान रखो, ग्रीन वॉशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन, प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ ए कंपनीज प्रोडक्ट्स आर मोर इन्वायरमेंटली साउंड। ग्रीन वॉशिंग इज कंसिडर्ड एज एन अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम टू डिसीव कंज्यूमर्स इनटू बिलीविंग दैट कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। वही दोस्तों आपको समझ आ गया, आई होप।
चलिए दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं। रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट ये IUCN ने रिलीज़ की थी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 दोस्तों ये जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 NGOs हैं, इन तीनों ने रिलीज़ किया था। ठीक है, कौन सी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और दोस्तों एमिशन गैप रिपोर्ट किसने रिलीज़ की थी? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दोस्तों ट्विन ट्रांजिशन क्या होता है? इट बेसिकली मीन्स डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स विद द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल, यानी कि आप डिजिटली और टेक्नोलॉजिकली ऐसा इंप्रूव करो ताकि हमारे जो सस्टेनेबल गोल है ना, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल गोल, हम उनको अचीव कर सकें। जैसी बेस्ट एग्जांपल क्या होगी दोस्तों? पेपर का यूज़ कम करके डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड बनाना। अगर पेपर दोस्तों हम कम यूज़ करेंगे, ट्रीज़ वगैरह को हम कम काटने को, क्योंकि पेपर तो ट्री से बनते हैं ना, तो ट्रीज़ की डिमांड हमारे पास कम होगी, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बना सकेंगे। ठीक है दोस्तों ऐसा माना जाता है जो डिजिटाइजेशन है ये ग्लोबल एमिशंस को तकरीबन 20% तक कम कर सकता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों हसदेव फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज सेड टू बी द लार्जेस्ट कंटेजियस स्ट्रेच ऑफ द डेंस फॉरेस्ट लैंड इन सेंट्रल इंडिया। याद रखना हसदेव फॉरेस्ट कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। और लिमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, लिमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़। और नंदा लेक गोवा की पहली रामसर साइट बनी है अभी रिसेंटली। कौन सी वाली? नंदा लेक गोवा की पहली रामसर साइट बनी है, नंदा लेक। ठीक है दोस्तों, आगे सेव वेटलैंड्स कैंपेन। दोस्तों ये जो कैंपेन है इट इज़ बेस्ड ऑन द होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन, ताकि अफर्मेटिव एक्शन ले सकें फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एट आयर लेवल ऑफ द सोसाइटी एंड इन्वॉल्विंग ऑल स्टार्ट ऑफ सोसाइटी। यानी कि वेटलैंड्स को सेव करने का कैंपेन है ये सेव वेटलैंड्स कैंपेन। एम क्या है दोस्तों? अगले 1 साल तक कैंपेन जो होगा वो सेंसिटाइज करेगा लोगों को टू द वैल्यू ऑफ द वेटलैंड, इंक्रीजिंग कवरेज ऑफ द वेटलैंड मित्रास एंड बिल्डिंग सिटीजन पार्टनरशिप फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, इसी के अंडर एक दोस्तों मिशन सहभागिता लॉन्च किया गया है, विच इज़ अगेन टू सेव द वेटलैंड। मिशन सहभागिता दोस्तों इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था 2022 में। एम क्या है दोस्तों इसका? टू इफेक्टिवली मैनेज द नेटवर्क ऑफ 75 वेटलैंड्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है दोस्तों, जो 75 वेटलैंड्स हैं ना नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के, उनको प्रोटेक्ट करना अंडर मिशन सहभागिता। आगे दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ लेते हैं हम लोग। अभी दोस्तों भारत ने 50th ईयर प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुए 50th उसकी एनिवर्सरी मार्क की थी। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों एक इनिशिएटिव है टू सेव टाइगर, जो पहला इनिशिएट किया गया था दोस्तों 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इन उत्तराखंड। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी क्या है दोस्तों इसकी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि NTCA, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है प्रोजेक्ट टाइगर की। टाइगर पॉपुलेशन दोस्तों अभी भारत में कितनी है? 3167, ये याद रखो भैया, 3167, 3167 है। पहले 2018 में कितनी थी? 2967, 200 तकरीबन एनिमल्स की ग्रोथ हुई है। ठीक है, IUCN स्टेटस क्या है टाइगर का? इंडेंजर्ड, दीज आर इंडेंजर्ड। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों मध्य प्रदेश अभी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकंड होम डेवलप करेगा चीतास के। कारण क्या है? क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर और विदिन 6 टू रिटेन द स्टेट से टैग एज चीता स्टेट, ताकि दोस्तों MP को ना चीता स्टेट कहा जाता है, इसलिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका सेकंड होम डेवलप करेगा। ठीक है दोस्तों, क्यों आया है? क्योंकि एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया जो कि कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ पे दोस्तों अभी हमने टाइगर का हुआ था ना, लॉन्च किया था कूनो पालपुर में नेशनल पार्क। उन्होंने कहा कि जो अभी होम है चीतास का, इसके बाद इतना स्पेस नहीं है ताकि वो सब के सब एनिमल्स को मतलब रिलोकेट करने के लिए इतनी स्पेस नहीं है वहाँ पे। तो क्योंकि अभी रिसेंटली दोस्तों वहाँ पे जो 2 चीते थे वो मर चुके थे चीता प्रोजेक्ट के, और अभी तो ज़्यादा मर रहे हैं, तो इसलिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अभी वो होगा एक नया मतलब बनाएंगे मध्य प्रदेश वाले। ठीक है, एक नया होम बनाएंगे फॉर द टाइगर्स। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। करंट अफेयर बस आपके ख़त्म हो गए इन्वायरमेंट के, इसको अच्छे से पढ़ लेना। PDF इसकी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। और आई होप आप अच्छा करोगे एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप CSET भी पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट मिलते हैं। ओके बाय।